हूँ आपका होस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोर। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग लैंग्वेज लेके, नोड जेएस। यानी कि नोड जेएस का ये पहला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, आप लोग के लिए ये फर्स्ट चैप्टर है। यानी कि नोड जेएस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट डे है। ठीक है, तो आज से ही आप लोग का नोड जेएस का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग कोशिश करिए डेली, जो नाइट में हमारी क्लास चलती है 9 से 10, उसमें अटेंड करने की डेली कोशिश करिए। उसमें आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाता है। वीडियो में हो सकता है कुछ चीज़ें छूट भी जाएं समझाने में। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग 9 से 10 जो क्लास चलती है हमारी, उसमें ज़रूर ज्वाइन करें। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नोड जेएस एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। और नोड जेएस जो सर्वर साइड लैंग्वेज है, वो किस चीज़ का यानी कि किस कोड का यूज करके वह सर्वर पे काम करता है। तो वो कौन सा लैंग्वेज है जिसका यूज करता है नोड जेएस और सर्वर पे काम करता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा गया नोड जेएस के बारे में। इंट्रोड्यूसिंग नोड जेएस कोर, है ना। तो Node.js इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट कोड ऑन द सर्वर। यानी कि जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है। कौन एग्जीक्यूट करता है? Node.js जो है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तब आप लोग सोचोगे कि ये सर्वर पे कैसे एग्जीक्यूट करता है जावा स्क्रिप्ट का कोड। जावा स्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड है, लेकिन हाँ, नोड जेएस की हेल्प से जावास्क्रिप्ट में ही कोड लिख के आप सर्वर पे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी कि बैकएंड में कोड कर सकते हो, यानी कि एपीआई वगैरह बैकएंड का बना सकते हो, सर्वर की चीजें आप कर सकते हो नोड जेएस की हेल्प से। और नोड जेएस में आपको सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड यू कैन यूज सर्वर साइड लैंग्वेज नोड जेएस एंड एंड यू कैन परफॉर्म एक्शन, है ना। यानी कि आप जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, यानी कि जावास्क्रिप्ट की कोड की हेल्प से नोड जेएस में प्रोग्रामिंग करके आप सर्वर को अचीव कर सकते हो और सर्वर में काम कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हमें नोड जेएस और यानी कि नोड जेएस और मतलब और दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं, उनके अतिरिक्त नोड जेएस क्यों हमें सीखना चाहिए और नोड जेएस आसान क्यों है ना, ये भी आपको पता चलेगा। और ऐसा नहीं है कि नोड जेएस ही सीखना चाहिए हमें, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है वो भी सीखना चाहिए, पीएचपी, एएसपी, नोड जेएस, मतलब जावा, वो पाइथन, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, देखिए अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। तो मेरे पास एक एक डायग्राम है ना। एक डायग्राम है, यहाँ पर लिखा गया फ्रंटिन। ये देखिए फ्रंटिन लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा कुछ फ्रंटिन का डिजाइन है ना, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, ये फ्रंटिन का डिजाइन है। और नीचे लिखा है बैकएंड। ठीक है, तो इसमें बैकएंड का भी कोड चल रहा है पीछे की तरफ। और ऊपर जो सामने दिख रहा है ये फ्रंट एंड का कोड है। तो जो फ्रंट एंड का कोड किया गया, सपोज करो वो जावास्क्रिप्ट से किया गया है ना, यानी कि उसको आपने जावास्क्रिप्ट से हैंडल किया। ठीक है, लेकिन जो बैकएंड का कोड है उसमें आपने पीएचपी का यूज किया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों कि आप जो है बैकएंड में आप चाहे पीएचपी यूज कर रहे हो या एएसपी यूज कर रहे हो, या नो मतलब नो नोड जेएस को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वर साइड लैंग्वेज है उनको अगर यूज करते हो, तो जो बैकएंड का आपको सिंटेक्स है, यानी कि बैकएंड के कोड का जो सिंटेक्स है, वो आप लोगों को सभी के लिए सीखना पड़ेगा। यानी कि पीएचपी में अगर कोड करना चाहते हो बैकएंड में, तो आपको पीएचपी पूरा सीखना पड़ेगा। एएसपी में अगर कोड करना चाहते हो बैकएंड की, तो आपको पूरा एएसपी सीखना पड़ेगा। अगर आप पाइथन में कोड करना चाहते हो बैकएंड की, तो आपको पाइथन पाइथन पूरा सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप डॉटनेट में कोड करना चाहते हो बैकएंड की, तो आपको पूरा डॉटनेट सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से जावा में अगर आपको बैकएंड की कोड करनी है, तो आपको पूरा जावा सीखना पड़ेगा। तो ये जो फ्रंट एंड का कोड है और ये जो बैक एंड का कोड है, क्या ये दोनों सेम दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पर देखिए, ये कोड और ये जो कोड लिखा गया बैक एंड का, क्या ये दोनों सेम है? तो कहीं से नहीं सेम है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, फ्रंट एंड में तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेते हैं, यानी कि फ्रंट एंड में लगभग 95% जावास्क्रिप्ट ही यूज होता है आपका फ्रंट एंड को हैंडल करने के लिए। अब वो जावास्क्रिप्ट चाहे रिएक्ट जेएस के रूप में यूज हो रहा हो, चाहे वो एंगुलर जेएस के रूप में यूज हो रहा हो, यानी कि अलग अलग रूप हैं जावास्क्रिप्ट के, चाहे वो जेक्वेरी का यूज हो, चाहे वो नेक्स्ट जेएस का, या और भी बहुत सारी हैं जैसे कि व्यू जेएस, है ना। तो इन सब का यूज करके आप फ्रंट एंड को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब वो सब जावास्क्रिप्ट ही है। अब ये सब यूज करके आपने मतलब फ्रंट एंड को हैंडल कर लिया, लेकिन बैकएंड में अगर आप इस तरीके का, यानी कि बैकएंड में अगर आप यूज कर रहे हो पीएचपी का, तो पीएचपी पूरा सीखना पड़ेगा। अगर आप एएसपी यूज करना चाह रहे हो, तो एएसपी आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से पाइथन, तो पाइथन भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैकएंड में नोड जेएस यूज कर रहे हो, यानी कि बैकएंड में अगर आप नोड जेएस यूज कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है, ये जो कोड लिखा गया इसी सेम कोड से आप बैकएंड में भी कोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक डायग्राम बनाया गया दोस्तों, ये दूसरा डायग्राम है। फ्रंट एंड में देखिए जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है और बैकएंड में क्या यूज हो रहा है? नोड जेएस। ठीक है, यानी कि बैकएंड के कोड को एक्शन परफॉर्म करने के लिए नोड जेएस का लिया गया।
तो यहाँ पर देखिए ये जो कोड है और ये जो कोड है दोस्तों, इसमें कोई फर्क दिख रहा है आप लोग को? यानी कि इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई डिफरेंस? तो बस इसीलिए ये दिखाया गया है दोस्तों, यानी कि ये जो डायग्राम बनाया गया है ये इसीलिए दिखाया गया है ताकि अब आप लोग ये समझ सको कि जावा स्क्रिप्ट का कोड ही होगा, सारा कोड जावा स्क्रिप्ट का ही होगा। चाहे जिस तरीके से हम फंक्शन बनाते थे जावा स्क्रिप्ट में, जिस तरीके से हम वेरिएबल बनाते थे, जिस तरीके से हम और भी कुछ काम करते थे, कंडीशन लगाते थे, लूप चलाते थे जावा स्क्रिप्ट में, वो सारा कोड यहाँ पर लॉजिक, वो सारा लॉजिक यहाँ पर लगेगा नोड जेएस के बैकएंड में। सेम कोड है दोनों में, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप नोड जेएस आसानी से सीख सकते हो। आसान भी है और थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब ये हो दोस्तों, थोड़ा नोड जेएस में कोड बहुत ज्यादा घूमता है क्योंकि माइक्रो सर्विसेज पे यहाँ पर काम होता है। ठीक है, यानी कि माइक्रो सर्विसेज पे यहाँ पर काम होता है, इसीलिए थोड़ा नोड जेएस का काम बहुत ज़्यादा घूमता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन होगा आप लोग का कि अब जावास्क्रिप्ट हमें कितना आना चाहिए? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल बनाने आने चाहिए, कांस्टेंट बनाने आने चाहिए, लेट कीवर्ड पता हो, कॉन्स्ट कीवर्ड पता हो, वर्ब कीवर्ड पता हो कि ये सब क्या होता है, फंक्शन बनाने, एरो फंक्शन, है ना, इवेंट्स पता हो, आपको कंडीशन पता हो, ये सारी चीज़ें आपको पता हो, उसके बाद आप यहाँ पर काम कर पाओगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक पता है, बेसिक का मतलब वेरिएबल बनाने आता है, फंक्शन बनाने आता है, तो आप मेहनत करके नोड जेएस में अगर आपने हासिल कर लिया महारत, यानी कि नोड जेएस में अगर आपकी हाथ बैठ गया, तो फिर ये समझिए कि आप इंडस्ट्री में काम करने लायक हो जाओगे। और इंडस्ट्री में अगर नोड जेएस पे काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 30+ होगी, 30,000 प्लस ही रहेगी अगर आप नोड जेएस पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। और आपको ऐसी तैसी नोड जेएस की बात नहीं कर रहा हूँ कि नोड जेएस आपने सीख लिया उसके बाद यूज नहीं करना आ रहा, आपको एपीआई बनाने आना चाहिए, एपीआई मतलब किस तरीके से पूरा बैकएंड का कोड हैंडल करने आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आपको ये सोचना है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो डायग्राम था, इसमें हमें अगर बैकएंड में पीएचपी यूज करना है तो पीएचपी पूरा सीखना पड़ेगा। बैकएंड में अगर एएसपी यूज करना है तो हमें पूरा एएसपी सीखना पड़ेगा। और अगर बैकएंड में हमें पाइथन यूज करना है तो पूरा पाइथन सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस वाले डायग्राम में इससे क्या पता चलता है, अगर हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है तो हम जो है पूरा जावास्क्रिप्ट के कोड से ही बैकएंड का कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नए कीवर्ड जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में नहीं बताए गए थे, तो वहाँ पर यूज नहीं था इसलिए नहीं बताया गया था। अब यहाँ पर यूज है तो कुछ जावास्क्रिप्ट के नए कीवर्ड्स यूज होंगे, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो सब जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, दो चार कीवर्ड हैं एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पर यूज होंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बहुत आसान है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए नोड जेएस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जो कि यहाँ पर डिफिनेशन में भी लिखा गया था, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नोड जेएस इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट कोड ऑन द सर्वर, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का कोड ही सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है नोड जेएस। तो इसमें जो है आपने जो डायग्राम देखा, इसमें देखिए दोनों ही तरफ फ्रंट एंड में और बैक एंड में दोनों ही तरफ जो है दोस्तों सेम कोड है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप जावा स्क्रिप्ट जानते हो तो आप फिर बैक एंड में यानी कि नोड जेएस का यूज करके और अपना काम कर सकते हो। अब आगे, अब देखिए, अब आप लोग ये कहोगे दोस्तों, जब नोड जेएस से हम लोग जो है सर्वर की कोडिंग कर सकते हैं तो हमको जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस सीखनी चाहिए। लेकिन पीएचपी आपने क्यों सिखाया, आपने एएसपी क्यों सिखाया, आपने पाइथन क्यों बताया, यानी कि पाइथन जैसी लैंग्वेज क्यों आई, एएसपी जैसी लैंग्वेज क्यों आई, फिर पीएचपी क्यों आई, है ना। आप लोग का तो ये भी क्वेश्चन होगा ना। तो देखिए जिस तरीके से दोस्तों अलग अलग फील्ड में, जैसे हमारे एरिया में, हमारे मतलब हमारे जैसे हमारा ह्यूमन बीन है ना, तो ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि हड्डी का डॉक्टर अलग, है ना, बुखार का डॉक्टर अलग, इसी तरीके से टीथ का डॉक्टर अलग, यानी कि दांत का डॉक्टर अलग, है ना। अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो जब हमारा दांत में दर्द होता है तो हम क्या बुखार वाले के पास जाते हैं? जब हमारे हड्डी टूट जाती है तो क्या हम जो है टीथ वाले के पास जाते हैं? नहीं, हड्डी अगर टूटती है या हड्डी से कुछ प्रॉब्लम है तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। टीथ से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग टीथ वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरीके से बुखार अगर हमें आता है तो हम लोग बुखार वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये एग्जांपल लेने का मतलब यही है दोस्तों कि हर लैंग्वेज अपने अपने जगह पे स्पेशल है, यानी कि स्पेशलिटीज है कुछ उसकी, है ना, यानी कि हर लैंग्वेज की अपनी जगह पे कुछ स्पेशलिटीज हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या है, कौन से लैंग्वेज कौन किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ये देखिए स्पेशलिटीज मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं इसको इसको स्पेशल बोलूंगा क्योंकि मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर स्पेशलिटीज जो लिखा गया है उसको मैं अब स्पेशल बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे नोड जेएस मैंने 4 लैंग्वेज का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारे और पाइथन भी है, तो इस तरीके की और सारी लैंग्वेजेज हैं।
तो मैंने सिर्फ 4 लैंग्वेज का एग्जांपल लेने से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। देखिए, नोड जेएस यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया पीएचपी और यहाँ पर लिखा गया डॉट नेट और जावा, यानी कि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज लिखी गई, डॉट नेट जावा। तो सबसे पहले नोड जेएस को समझते हैं कि अगर आपको आईओटी डिवाइसेस पे काम करना है। आईओटी डिवाइसेस का मतलब ये हो गया दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, है ना। इंटरनेट और थिंकिंग का मतलब ये हुआ जहाँ पर सेंसर वगैरह काम करते हो, है ना, जहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करता हो, जहाँ पर डोर वगैरह जैसे हम लोग देखते होंगे बहुत सारी जगह पे जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक डोर खुल जाता है जब कोई सामने आता है, उसके बाद जब चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाता है। इस तरीके की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप नोड जेएस का यूज कर सकते हो। आप लोग ये कहोगे ये तो जो है हार्डवेयर की, यानी कि ये तो हार्डवेयर का, यानी कि ये तो हार्डवेयर का पार्ट है, तो ये नोड जेएस हार्डवेयर के पार्ट में कैसे कोड कर सकता है। हाँ, हार्डवेयर के पार्ट में भी नोड जेएस कोड कर सकता है दोस्तों। उसके लिए क्योंकि जो है नोड जेएस आपका सी लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा करीब लैंग्वेज है, और जो सी लैंग्वेज है वो हार्डवेयर के यानी कि मशीनों के बहुत ज़्यादा यूज होने वाले कि मशीनों के बहुत ज़्यादा करीबी लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज जो है वो मशीन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी कि अगर आपको रोबोटिक पे काम करना है, आपको एआई पे काम करना है, यानी कि मशीनों पे काम करना है, तो वहाँ पर आपको सी का यूज करना होता है। ठीक है, तो नोड जेएस जो है सी के बहुत ज़्यादा करीब की लैंग्वेज ये, इसलिए इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेती है। तो आपको आईओटी से मतलब पता चल गया, इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर सेंसर वगैरह पे काम करता हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, है ना, या किसी भी तरह का स्कैनर हो गया, इन सब चीज़ों पे काम करना हो तो हमें नोड जेएस का यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तभी तो आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो नहीं, तो ये रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि जो है हम लोग अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा तो ये आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। लेकिन रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग रात में जो है काम कर रहे थे, यानी कि रात में जो हमारी क्लास चल रही थी तो वहां पर वो रियल टाइम कम्युनिकेशन है। वहां से अब आप उधर से बोलते थे, मैं इधर से सुनता था, है ना। यानी कि जैसे कि गूगल मीट जैसी एप्लीकेशन अगर आपको बनानी हो, या आपको जो है मतलब व्हाट्सएप पे देखते हो ना कॉलिंग का फैसिलिटी होता है, उस तरीके का एप्लीकेशन बनाना हो, या चैटिंग से रिलेटेड आपको व्हाट्सएप ही बनाना हो, जैसे इधर से हम मैसेज भेजते हैं उधर से आ जाता है रिप्लाई, तो ऑनलाइन, यानी कि जो रियल टाइम, यानी कि जो तुरंत हमें रिप्लाई मिल रहा हो, उस तरीके का एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हो नोड जेएस में। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया तीसरा हमारा हो गया वीडियो स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग का मतलब ये हो गया जैसे यूट्यूब वगैरह की वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर नोड जेएस में बना सकते हो। और भी बहुत सारी लाइन के लाइव वीडियो स्ट्रीम करना है तो आप यहाँ पर नोड जेएस का यूज कर सकते हो। अब माइक्रो सर्विसेज, यानी कि माइक्रो सर्विस का मतलब ये हो दोस्तों कि अगर आप छोटे छोटे पार्ट में कुछ करना चाहते हो तो आप नोड जेएस का यूज करके बहुत आसानी से सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि जो नोड जेएस है वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड ही है। नोड जेएस माइक्रो सर्विस पे ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीएचपी में की कुछ अपने स्पेशलिटीज हैं। पीएचपी में कुछ अपने स्पेशल को मतलब स्पेशलिटीज हैं पीएचपी की, तो वो क्या है, ई कॉमर्स की अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको पीएचपी यूज करना चाहिए। आपको ब्लॉगिंग सीआरएम बनाना है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाना है, तो आपको पीएचपी यूज करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस एंड अकाउंटिंग अकाउंटिंग का कुछ एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कि बिलिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, या और कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसमें जो है आप पीएचपी का यूज कर सकते हो। या हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी आप पीएचपी में बना सकते हो। इसी तरीके से आपको सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया आप लोगों ने देखा होगा न्यूज वगैरह की वेबसाइट, कुछ टेक्स्ट लिखना हो, कुछ फोटो लगा के अपलोड करना हो, तो उस तरीके का एप्लीकेशन आप पीएचपी में बना सकते हो। ठीक है, अब डॉट नेट और जावा में क्या हमें बनाना चाहिए, डॉट नेट और जावा में हमें बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाना चाहिए, जहाँ पर हाई सिक्योरिटी का मसला हो, वहाँ पर आपको डॉट नेट और जावा का यूज करना चाहिए। तो हाई सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि बैंकिंग हो गया, या पेमेंट गेटवे, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, तो पेमेंट गेटवे में जैसे हम लोगों ने रेजर पे का यूज किया, इंस्टामो जो है ना, पेटीएम पेमेंट गेटवे है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं। तो उस तरीके की जब एप्लीकेशन आपको बनानी हो तो यहाँ पर आप डॉट नेट और जावा का यूज कर सकते हो। सर्वर एप्स का मतलब ये हो गया दोस्तों जो उस पे हम लोग होस्ट करते हैं अपना कोड, उस तरीके की अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है तो आप जो है डॉट नेट और जावा को चूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि डॉट नेट और जावा आपको चूज करना चाहिए यहाँ पर भी। तो अब हमें और भी, यानी कि ये आपको अगर समझ में आ गया दोस्तों, अगर इसमें कुछ दिक्कत है जरूर पूछ लेना, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और आगे काम करते हैं अब हमें। तो यहाँ पर देखिए एक और डायग्राम है मेरे पास, यहाँ पर ये वाला डायग्राम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सर्वर है, ये सर्वर है कोई, और ये क्या है, ये यूजर है, यूजर या क्लाइंट आप बोल सकते हो। तो ये पहला क्लाइंट है, ये दूसरा क्लाइंट है, ये तीसरा क्लाइंट है, एक और चौथा क्लाइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये यूँ इमेजिन करिए आप कि अभी एक साथ ये नहीं जुड़े हैं, सिर्फ एक क्लाइंट अभी आया है पहली बार। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर थ्रेड लिखा गया दोस्तों, तो ये थ्रेड क्या है, थ्रेड ही होता है आपके मतलब सर्वर में, जो कि यूजर को रिस्पॉन्स देता है। अब डिपेंड ये होता है कि बैकएंड में आपको किस तरीके का कोड आपका यूज चल रहा है।
अगर आपका बैकएंड में पीएचपी चल रहा होगा, एएसपी चल रहा होगा, नोड जेएस को छोड़कर, यानी कि नोड जेएस को छोड़कर अगर बैकएंड में डॉट नेट, जावा, पाइथन, एएसपी, पीएचपी इस तरीके का कोड लगाया होगा आपने बैकएंड के लिए, तो वहां पर मल्टीपल थ्रेड आपको मिलते हैं। मल्टीपल थ्रेड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब हम लोग सर्वर को परचेज करते हैं तो वहां पर हमें बताया जाता है कि 1000 विजिट कर सकते हैं एक साथ, है ना? 1 लाख विजिट कर सकते हैं एक साथ, 2 लाख विजिट कर सकते हैं एक साथ। उसी तरीके से हमें हमसे वो चार्ज लेते हैं। यानी कि जब सर्वर की बात करते हैं तो बेसिकली जब हम सर्वर परचेज करते हैं तो हम लोग में क्या परचेज कर रहे होते हैं? सर्वर में हम लोग जो है एक सिस्टम परचेज कर रहे होते हैं। उसकी 8 GB रैम होती है, 512 SSD होती है ना? इस तरीके का वहाँ पर इंफॉर्मेशन होता है। जब मैं होस्टिंग की बात करूँ, जब होस्टिंग परचेज करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक सिस्टम परचेज करते हैं। तो उस सिस्टम में भी विंडो होता है या लिनक्स या किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। वहाँ पर भी जो है रैम होता है, एसएसडी होती है ना? इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उस पे जब हमारा कोड एक बार होस्ट कर दे तो वो सर्वर हमारे लिए 24 घंटे वर्क करता है। वो सिस्टम हमारे 24 घंटे चालू रहता है, ठीक है? तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करना है। तो ये जो थ्रेड है ये आपको वहाँ पर मिलता है जब हम लोग होस्टिंग परचेज करते हैं, तो वहाँ पर दिखाया जाता है हमें कि 1000 विजिट, है ना? एक बार में 1000 विजिट या एक बार में 1 लाख विजिट, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, अभी मैंने 3 थ्रेड का एग्जाम्पल लिया। सपोज करो आपके सर्वर में 3 थ्रेड हैं, यानी कि जो आपने सर्वर परचेज किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 थ्रेड है। जो छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अब ये जो है सर्वर में यानी कि बैकएंड में आपने पीएचपी का यूज कर रखा है या एएसपी का, या तो आपने जावा का या डॉट नेट का, यानी कि बैकएंड में आपने नोड जेएस को छोड़कर सब कुछ यूज कर रखा है सर्वर की चीजें। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल थ्रेड मिलते हैं, यानी कि अगर बैकएंड में पीएचपी, एएसपी, डॉट नेट, जावा इन तरीके का कोड लगा हुआ है, पाइथन, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल थ्रेड मिलेगा। मल्टीपल थ्रेड का मतलब क्या हुआ अभी आपको समझ में आएगा। तो जब यहाँ पर सपोज करो पहला यूजर आया, यानी कि ये फर्स्ट यूजर है आपका, और ये आया तो इसने अगर रिक्वेस्ट किया यहाँ पर, तो क्या होगा? देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एरो वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने ले लिया, कलर भी चूज कर लिया हूँ। अब यहाँ पर अगर इसने रिक्वेस्ट किया तो क्या होगा? सपोज करो इसने रिक्वेस्ट किया, यहाँ से रिक्वेस्ट किया इस वाली वेबसाइट का, रिक्वेस्ट इसके पास आया सर्वर के पास। अब यहाँ से जो है सर्वर क्या करेगा, इसको कुछ मैसेज देना है अगर, यानी कि सर्वर यहाँ पर मैं ठीक है, ये मैंने ले लिया। ये देखिए इसको सर्वर ये थ्रेड एक असाइन कर देगा, यानी कि जो है सर्वर इसको एक थ्रेड असाइन कर देगा दोस्तों। इस थ्रेड के थ्रू वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। जब तक ये सर्वर यानी कि यहाँ पर जो है बिजी है, यहाँ पर देखिए जब तक ये सर्वर पे काम कर रहा है, यहाँ से इसने रिक्वेस्ट किया, इसको थ्रेड असाइन हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, ठीक है, यानी कि इसने रिक्वेस्ट किया और इसको एक थ्रेड असाइन कर दिया गया, ठीक है, यहाँ से सर्वर के थ्रू। अब जब दोबारा ये रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि दूसरा बंदा कोई आया उसने भी रिक्वेस्ट किया, इसको भी एक थ्रेड मिल जाएगा। अब दो आपके पास एक थ्रेड बचा हुआ है सिर्फ, है ना? यानी कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड बचा हुआ है। अब तीसरा बंदा आया, उसने भी रिक्वेस्ट किया सर्वर से, सर्वर ने क्या किया, ये वाला थ्रेड इसको दे दिया। आपके पास 3 थ्रेड थे, अब सारे थ्रेड बिजी हो गए। यानी कि जब तक ये लोग कनेक्टेड रहेंगे, ये सारा सर्वर हमारा बिजी रहेगा, यानी कि जो सर्वर का है वो हमारा बिजी है अभी तक, जब तक ये लोग कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? अब अगर सर्वर बिजी है और कोई चौथा बंदा आ गया तो क्या होगा, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ ये होगा दोस्तों कि इसका लोडर जो है ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, यानी कि इसका लोडर जो है घूमता रहेगा जब तक कोई थ्रेड फ्री नहीं हो जाता। यानी कि जब तक इसमें से कोई भी थ्रेड फ्री नहीं होता, इसका लोडर इस तरीके से घूमता रहेगा यहाँ पर, ठीक है? यानी कि ये इसका लोडर घूमता रहेगा। जैसे सपोज करो ये वाला फ्री हो गया, यानी कि ये जो था वो फ्री हो गया। अब मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है? अब समझो ये था एक थ्रेड और ये था आपका, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको कनेक्टेड था, इसको भी कनेक्टेड था थ्रेड, और इसको भी थ्रेड असाइन होता, ठीक है? एक हटा देता हूँ लास्ट वाला मैं, यानी कि ये सारा ये वाला थ्रेड फ्री हो गया। तो अब यहाँ पर इसको मिल जाएगा ये थ्रेड, इसका लोडर घूम रहा था ना, इसको मिल जाएगा। यानी कि अगर थ्रेड आपका खत्म हो गया, आपके सर्वर यानी कि जो आपका सर्वर है उसके अंदर थ्रेड खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो है फिर ये जो अगर कोई दूसरा बंदा आता है, जितना थ्रेड है उससे ज्यादा बंदे आ जाते हैं तो उनको रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन नोड जेएस में ऐसा नहीं है। अब नोड जेएस में ऐसा क्यों नहीं है? वहां पर तो आपको सिंगल थ्रेड ही मिलेगा, यानी कि नोड जेएस में आपको सिंगल थ्रेड मिलता है, फिर भी वो उसका रिस्पांस फास्ट क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा कि नोड जेएस में सिंगल थ्रेड मिलने के बावजूद भी नोड जेएस का रिस्पांस फास्ट क्यों है ना? यहाँ पर अब यहाँ से मैं 2 थ्रेड हटा देता हूँ सबसे पहले, यानी कि एक ये दोनों थ्रेड है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने बैक कर दिया, इसको मैं यहाँ से बैक करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर नोड जेएस में एक सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है? तो नोड जेएस कहने का मतलब डिपेंड किस पे है? डिपेंड आपका
बैकएंड के कोड पे है कि आपने पीएचपी में किया है, एएसपी में किया है, जावा में किया है, किस में किया है, डिपेंड इस पे करता है। और इसी के थ्रू जो है ये डिसाइड किया जाता है कि थ्रेड क्या होगा, यानी कि कितना थ्रेड होगा। ठीक है, तो अगर आपने पीएचपी में यूज किया होगा तो यहाँ पर आपको मल्टीपल थ्रेड मिलते हैं, लेकिन अगर आपने नोड जेएस यूज किया है तो यहाँ पर आपको सिंगल थ्रेड मिलता है। अब थ्रेड यहाँ पर सिंगल है, अब यहाँ पर यूजर मल्टीपल है, तो यहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि थ्रेड तो यहाँ पर जो है सिंगल है, बट यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे मिलता है ये आपको समझना होगा। सपोज करो ये आया, इसने जो है यहाँ से रिक्वेस्ट किया, यानी कि यहाँ से रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पर इस क्या हुआ, इसको जो है इसको रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसको क्या होगा, इसको रिस्पॉन्स तो दे देगा इस तरीके से, और इसके लिए एक वर्कर क्रिएट कर देगा, यानी कि इसके लिए एक वर्कर क्रिएट कर दिया जाएगा दोस्तों इस तरीके से। और जो वर्कर होगा वो इसके लिए अब काम करेगा, यानी कि वर्कर जो है अब इसके लिए काम करेगा, इसके लिए पूरा काम वर्कर करेगा, थ्रेड हमारा फ्री है। अगर कोई दूसरा बंदा आया, इसने रिक्वेस्ट किया, तो इसको भी एक वर्कर असाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक वर्कर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको भी एक वर्कर मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये वर्कर जो होगा इसके लिए काम करेगा, थ्रेड हमारा फ्री हो जाएगा। फिर कोई तीसरा बंदा आया, उसको भी यहाँ पर एक वर्कर असाइन किया जाएगा इस तरीके से, जो वर्कर होगा वही काम करके देगा, और हमारा जो है ये फ्री हो जाएगा, यानी कि थ्रेड फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल आएंगे तो थ्रेड हमारा कभी भी बिजी नहीं होगा इसमें, चाहे कितने भी यूजर हो जाए, है ना। इसीलिए नोड जेएस का रिस्पॉन्स फास्ट होता है, और जो है थोड़ा एग्जीक्यूट टाइम इसका भी ज़्यादा मतलब कम होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिंग टाइम इसका कम होता है। ठीक है, अब ये भी आया, इसको भी मिलेगा रिस्पॉन्स, और इसको भी जो है वर्कर असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग वर्कर असाइन कर दिए जाएंगे सभी को। अब यहाँ पर वर्कर क्या है वो भी आपको समझना होगा। तो वर्कर क्या है दोस्तों, वर्कर कौन क्रिएट करता है, वर्कर क्या नोड जेएस हमारा क्रिएट करता है, हमारा प्रोग्राम क्रिएट करता है, नहीं। तो नोड जेएस में एक लाइब्रेरी होती है लिब यूबी, लिब यूबी नाम का लाइब्रेरी होता है नोड जेएस, जिसका यूज करता है वर्कर, यानी कि लिब यूबी, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, लिब यूबी, आप इसको नोट कर लेना, यूबी है ये, ठीक है, और ये लिब है। ठीक है, लिब यूबी इस तरीके का लाइब्रेरी होता है जो कि नोड जेएस यूज करता है। और उस लाइब्रेरी के अंदर एक प्रोग्राम होता है कर्नल नाम का, एक प्रोग्राम होता है कर्नल नाम का दोस्तों। उसी प्रोग्राम के थ्रू जो है वर्कर क्रिएट किया जाता है। तो कर्नल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। तो वो जो कर्नल नाम का प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर वर्कर क्रिएट किया जाता है, यानी कि वर्कर क्रिएट करने का काम आपका ये कर्नल करता है। लेकिन वर्कर आपका तभी क्रिएट होगा दोस्तों, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि वर्कर आपका तभी क्रिएट होगा जब यहाँ पर देखिए आपको कुछ फॉलो करना होगा, यानी कि लिब यूबी प्रोग्राम, यानी कि लिब यूबी जो लाइब्रेरी है नोड जेएस यूज करता है, और लिब यूबी के अंदर जो प्रोग्राम है कर्नल नाम का, ये जो कर्नल है यही आपको वर्कर क्रिएट करके देता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि वर्कर ये तब क्रिएट करेगा जब आपका कोड नॉन सीपीयू इंसेंटिव होगा, यानी कि नॉन सीपीयू इंसेंटिव होगा, तब ये आपको काम करके, यानी कि वर्कर क्रिएट करके देगा। अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए जरा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं ब्राउजर में, अच्छा इसको मुझे कट करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ना, यानी कि जस्ट फॉर कोड, यहाँ पर ये आपको नोट्स मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है, इफ़ यू वांट टू लर्न नोड जेएस यू हैव टू गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप नोड जेएस पे काम करना चाहते हो तो। अब यहाँ पर नन सीपीयू और सीपीयू समझना था, तो यहाँ पर लिखा गया सीआई वर्क्स। सीआई वर्क्स का मतलब हो गया सीपीयू इंटेंसिव वर्क। नॉन सीपीयू, नन सीआई वर्क का मतलब हो गया कि नन, यानी कि नॉन सीपीयू इंटेंसिव वर्क। सीआई का मतलब सीपीयू इंटेंसिव, ये आप लोग नोट कर लेना दोस्तों, यानी कि आप लोग को नोट कर लेना है ये चीज। सीआई का मतलब सीपीयू इंटेंसिव, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है बट आप लोग को नोट कर लेना है ये चीज। ठीक है, सीआई का मतलब हो गया सीपीयू इंटेंसिव। और जो मैंने बताया कि वर्कर कौन क्रिएट करता है, ये भी आपसे जो है हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए। तो वर्कर क्रिएट करने का काम कर्नल करता है, वो आपको लिख लेना है। और कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, लिब यूबी नाम की लाइब्रेरी यूज होती है, उसको भी लिख लेना है आपको। ठीक है, अब सीआई इंटेंसिव वर्क क्या होता है और नॉन सीआई इंसेंटिव वर्क क्या होता है। सीआई इंटेंसिव वर्क वो होता है दोस्तों जिसमें आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है, यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड जिसमें कोई काम नहीं है, उसको बोलते हैं सीआई इंटेंसिव वर्क। जैसे कि हम पीडीएफ कन्वर्टर अगर बना रहे हैं, पीडीएफ कन्वर्टर अगर हम बना रहे हैं, तो हमारा कोई भी डेटाबेस से इसमें लेना देना नहीं है। अगर हम कोई क्रॉप इमेज क्रॉप करने के मतलब वेबसाइट बना रहे हैं या एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसमें भी डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो इसमें भी डेटाबेस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब आप इस तरीके की एप्लीकेशन बनाओगे, और अगर आपने इसका ये जो एप्लीकेशन है तीनों, इसका जो है कोड आपने नोड जेएस में कर दिया है, तो यूं समझिए कि आपको वर्कर फिर नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर वर्कर क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ सिंगल ही थ्रेड होगा। अगर आप एक कोई यूजर आया, सपोज करो आपने सीआई इंटेंसिव वर्क किया है, सीआई इंटेंसिव वर्क का मतलब हो गया कि सीपीयू इंटेंसिव वर्क, अगर आपने ये किया है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है दोस्तों, अगर इसने रिस्पॉन्स किया, तो इसको पूरा थ्रेड असाइन हो, यानी कि ये थ्रेड जो है इसको असाइन हो जाएगा पूरा, यानी कि इसको यहाँ पर क्या असाइन होगा, थ्रेड। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ थ्रेड। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर आप लोग समझ लेना, थ्रेड में बोल तो रहा हूँ। अब ये रिक्वेस्ट किया, इसको थ्रेड असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर उसी समय इसने भी रिक्वेस्ट किया,
तो अगर ये 1 घंटा काम करेगा तो इसका 1 घंटा इस तरीके से लोडर घूमता रहेगा, यानी कि तब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जब तक ये जो है थ्रेड फ्री नहीं हो जाए। क्योंकि अगर आपने सीपीयू इंसेंटिव वर्क कर दिया है नोड जेएस में, सीपीयू इंटेंसिव वर्क का मतलब ये हो गया कि डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं, तो वहां पर वर्कर नहीं क्रिएट होगा, फिर वो पूरा थ्रेड ही असाइन हो जाएगा इसको। अब ये जब थ्रेड फ्री हो जाएगा, यानी कि जब ये फ्री होगा तब जाके जो है इसको जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि तब जाके इसको जो है यहाँ से थ्रेड मिलेगा और ये काम करेगा। अब अगर ये फिर आया तो इसका भी लोडर इस तरह से घूमता रहेगा। अब क्यों? क्योंकि जो है सीपीयू इंटेंसिव वर्क आपने नोड जेएस में कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है पूरा थ्रेड असाइन हो जाता है। ठीक है, तो नॉन सीपीयू इंसेंटिव वर्क करना है कभी भी आपको नोड जेएस में ध्यान रखना चाहिए कि आपको नॉन सीपीयू इंसेंटिव वर्क ही करना है। नॉन सीपीयू इंसेंटिव वर्क करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको इस तरीके की एप्लीकेशन नोड जेएस में नहीं बनानी चाहिए। जिस एप्लीकेशन में डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम हो, फाइल सिस्टम से रिलेटेड कोई काम हो, उस एप्लीकेशन को आपको जो है नोड जेएस में बनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम करना है तभी आपको यहाँ पर जो है नोड जेएस में उस तरीके की एप्लीकेशन बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोड जेएस। यानी कि यहाँ पर हमें अगर सिंगल थ्रेड मिलता है तो कहने का मतलब ये है कि वर्कर कब क्रिएट करेगा, जब यहाँ पर जो है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपने नोड जेएस के कोड में डेटाबेस से रिलेटेड काम किया होगा, फाइल सिस्टम से रिलेटेड काम किया होगा। तो ये जो है सीपीयू और सीआई वर्क और नन नन सीआई वर्क आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको सीआई वर्क करना है तो कभी भी नोड जेएस में नहीं करेंगे, नहीं तो रिस्पॉन्स आपका स्लो होगा। नन सीआई वर्क ही आप नोड जेएस में करोगे। तो नन जब सीआई वर्क करते हैं तो हमें यहाँ पर मल्टीपल वर्कर मिलते हैं, यानी कि जो थ्रेड होता है वो हमें वर्कर क्रिएट करके दे देता है, इसीलिए हमारा रिस्पॉन्स कभी भी नोड जेएस में स्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सीआई वर्क कर दिया, सीआई वर्क का मतलब हो गया सीपीयू इंटेंसिव वर्क अगर आपने कर दिया है तो फिर आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रिस्पांस स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको दिक्कत हो जरूर पूछना। अब यहाँ पर आपको तो नोड जेएस बता दिया गया पूरा। ये जो है सबसे पहले आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक क्लाइंट है कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो कर रहा है, और ये सर्वर है जो कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको आप प्रोग्रामिंग में समझ आया, यानी कि कोड में। ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यानी कि ये जो भी नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, अगर कभी भी आप मैंने नोट्स दिखाया आपको तो वो जो नोट्स होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, अब हमें नोट जेएस को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका शायद बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे डाउनलोड नोट जेएस। इसे लिख दीजिए ज़रा, डाउनलोड नोड जेएस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, डाउनलोड नोड जेएस। आप इसको इस तरीके से लिखना है, डाउनलोड नोड जेएस। और ये देखिए नोड जेएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी इस पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाना है और ये वाला यानी कि विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करना है इस तरीके से। नहीं नहीं, अच्छा डाउनलोड हो रहा है क्या? यहाँ पर देखिए शायद कुछ हो रहा है, इतना स्लो रिस्पॉन्स चल रहा है। इसको मैं पॉज कर देता हूँ। इसमें तो इसीलिए मैं यूज नहीं करता हूँ इसको। एक मिनट जरा, मैं क्रोम ही ओपन कर लेता हूँ, है ना। इस तरीके से जाता हूँ यहाँ पर क्रोम में, और क्रोम को ओपन कर लूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, इसमें मुझे समझ में आता है सब कुछ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब कभी वो सब यूज नहीं करता हूँ, इसलिए नोड जेएस, डाउनलोड नोड जेएस लिख दीजिए क्रोम में, है ना। इस तरीके से नोड जेएस यहाँ पर, और ये फर्स्ट लिंक जो आपको दिखेगा इस पे जाना है। और ये देखिए नीचे आएंगे थोड़ा सा, देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर क्लिक करिए, विंडोज ये देखिए, है ना, डाउनलोड हो गया। तो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पर। अब ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर जाएंगे और अपने फाइल में चले जाइए, फाइल मैनेजर में चले जाएंगे इस तरीके से। फाइल मैनेजर में जाना है और ये जो डाउनलोड होके आया इसको इसको इंस्टॉल करना है आपको। ये आया एक्सी हमारा, इस पर क्लिक करेंगे, है ना, इस तरीके से। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट का बटन क्यों इनेबल नहीं है? अच्छा, कुछ डाउनलोड हो रहा है अभी, वेट करेंगे थोड़ी देर। ऑटोमेटिक नेक्स्ट का इनेबल हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ विंडो यानी कि डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ऑटोमेटिक। हाँ, यहाँ पर आप इसको चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, तो आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज वेट। ये देखिए ना, इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल होने का काम हो रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये देखिए काम शुरू हो गया है इंस्टॉलिंग का, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि हमारा जो है नोड जेएस वो इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी फाइलें अपडेट करेगा, इंस्टॉल करेगा, जो नहीं होगा तो पहले से मेरे में इंस्टॉल था, तो मेरे में जो नहीं होगा वो अपडेट कर देगा, और जो होगा उसको रिमूव कर देगा। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जब आप नोड जेएस को इंस्टॉल करते हो। यानी कि अगर मैं पहले से भी है आपका नोड जेएस, तो वहाँ पर भी वो चेंजेस कर देगा इस तरीके से, ठीक है। और आप में नहीं है तो सब कुछ इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब कुछ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि नोड जेएस है, ठीक है। आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग भी साथ में इंस्टॉल करते रहिए ना, क्या दिक्कत है। अब मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, भले ही कितना टाइम लग जाएगा, मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगा, आप लोग थोड़ा स्किप कर लेना, बढ़ा लेना वीडियो। ये देखिए हो गया, फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाना है कमांड में, तो ये एक कमांड खुल गया हमारा, सीएमडी प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक खुल ही गया है। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको कट कर दीजिए सीएमडी को, फिर से यहाँ पर आइए और सीएमडी को ही सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सीएमडी लिखा, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंटर कर लूँगा इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर आपको बस क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है नोड, यहाँ पर आपको लिख देना है जो नोड जेएस वर्जन, नोड डैश डैश वी। यानी कि आपको नोड जेएस का अगर आपको वर्जन चेक करना है तो यहाँ पर एक कमांड लिखना होगा आपको, npm है ना, npm हाइफन वर्जन, ये लिख दीजिए जरा। तो यहाँ पर लिख देते हैं npm डैश डैश वर्जन, इस तरीके से मैंने लिखता हूँ। अगर npm डैश डैश वर्जन लिखने के बाद यहाँ पर अगर आपको ये दिखे, वर्जन दिखा यहाँ पर, तो ये आपका वर्जन है, ठीक है। यानी कि वर्जन आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कमांड और इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, ये जो है हमारा अ, यहाँ पर मुझे cd जस्ट, तो यहाँ पर आप अगर ये नोड जेएस का वर्जन ये हमारे सिस्टम को कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर से जरा सीएमडी को ओपन कर लेता हूँ। यानी कि जो सीएमडी है उसको कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर ओपन करूँगा इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ npm डैश डैश वी, npm डैश डैश वर्जन, इस तरीके से, तो मुझे वर्जन दिखेगा नोड जेएस का, ठीक है। यहाँ पर npm डैश डैश वर्जन लिखना है, इस तरीके से क्लिक करोगे तो नोड जेएस का आपको वर्जन दिखेगा थोड़ी देर में। ये देखिए, नहीं, एनपीएम लिखने से शायद नहीं होता, शायद मेरे ख्याल से नोड हाइफन वी लिखना होता है। तो एक काम करिए, नोड हाइफन वी लिखिए जरा इस तरीके से, और चेक कर लीजिए वर्जन, है ना। ये देखिए, हाँ, नोड हाइफन वी लिखना है, मैं एनपीएम वी लिख रहा हूँ दोस्तों। नोड वी लिखना है, आपको इस तरीके से वर्जन दिख जाएगा। तो अभी जो हमने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया 18.16 इस तरीके का, ध्यान नहीं था मुझे, आपको नोड वी लिखना है, नोड हाइफन वी, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ इंस्टॉल करना है नोड जेएस के अंदर, तो वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए, इस तरीके से लिख दीजिए npm इंस्टॉल हाइफन जी, यानी कि ग्लोबली आपको इंस्टॉल करना है, तो हाइफन जी यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, और नोड मोन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो नोड मोन इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो npm इंस्टॉल, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ये देखिए मैंने लिखा है npm इंस्टॉल हाइफन जी। तो npm इंस्टॉल या आई लिख सकते हो या पूरा इंस्टॉल लिख सकते हो आप, और नोड मोन इस तरीके से आपको लिखना है, NODE मोन, है ना। अब ये लाइब्रेरी है, इसको क्यों इंस्टॉल किया गया, इसको इसीलिए इंस्टॉल किया गया ताकि जो है हम लोग, हमारा जो कोड है वो बिना रिलोड, यानी कि हमें रिलोड ना करना पड़े बार बार, वो हमारा रिलोड होता रहे। जब 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 हम लोग नोड मोड से ही अपना कोड को, यानी कि अपने कोड को रन करेंगे, तो जो हमारा कोड होगा वो हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा कोड बार बार रिफ्रेश होता रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों, नोड जेएस आप लोगों का इंस्टॉल हो गया होगा, और आपको नोड जेएस के वर्जन के लिए इस कोड को चलाना है, इस कमांड को, ये हमारा कमांड एनपीएम का वर्जन दिखाने के लिए होता है, ठीक है। नोड हाइफन वी लिखना है, इससे आपका जो है नोड जेएस का वर्जन दिख जाएगा अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो। अब जब आपको नोड जेएस का वर्जन यहाँ पर दिख जाए, उसके बाद आपको ये वाला कमांड चला देना है, npm इंस्टॉल हाइफन जी नोड मोन, यानी कि नोड मोन को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत हुआ है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। थोड़ा वीडियो लंबा तो हुआ है, आप लोग को पेशेंस रखना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को एक एक चीज बताई गई है स्टेप बाय स्टेप। सी यू सून अगेन।